हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी पर। आज से हमारे चैनल पर पेट के लिए जीके और जीएस का महामैराथन स्टार्ट हुआ है। ये महामैराथन का पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बगल में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए दिया है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। कहने का मतलब है जो सहायक संधि जो शुरू हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव। तो देखिए, सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, इनको न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है और इन्हीं के समय में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में हुआ था। और कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश पहले हुए थे, एलिजा इंपे हुए थे। ठीक है, और ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो इंग्लैंड लौटने पर इन पर महाभियोग लगाया गया था। चलिए कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ भी आप लोगों को मिलता रहेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे अस्थाई बंदोबस्ती किससे संबंधित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती का कुछ और नाम भी होता है, जैसे इस्तेमारी बंदोबस्ती भी कहते हैं, इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो ये सब एग्जाम में अगर आ जाए, इस्तेमारी भी हो तो भी उसी को ही अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, इस्तेमारी हो या जमींदारी हो। लॉर्ड वेलेजली के बारे में आप लोगों ने जान ही लिया। लॉर्ड वेलेजली का जो है सहायक संधि है। इसी के समय में सन 18 में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी लॉर्ड वेलेजली के समय में। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के बारे में जानते हैं। लॉर्ड क्लाइव देखिए बंगाल का पहला गवर्नर था, ध्यान दीजिएगा। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था बंगाल का। और लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, गवर्नर जनरल और गवर्नर कंफ्यूज वाला है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। देखिए, मगध की राजधानी किसने राजगृह से पाटलिपुत्र, क्योंकि प्रारंभ में जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी। राजगृह या गिरिब्रज भी कहा जाता है। बिंबिसार देखिए, ऑप्शन ए दिया है बिंबिसार, ऑप्शन बी दिया है अशोक, ऑप्शन सी दिया है चाणक्य, ऑप्शन डी दिया है अजातशत्रु। देखिए, बिंबिसार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिंबिसार देखिए हर्यक वंश का संस्थापक हैं बिंबिसार, इनको श्रोणिक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है जीवक जो कि चिकित्सक किसके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में ही जीवक रहता था। चलिए नेक्स्ट है, देखिए बी वाला ऑप्शन अशोक के बारे में देखिए। अशोक देखिए 261 में जो कलिंग युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। चाणक्य देखिए ये भी मौर्य वंश से संबंधित है। अजातशत्रु देखिए, अजातशत्रु जो है बिंबिसार के बाद अजातशत्रु का शासनकाल आता है।
ये मगध का दूसरा जो है शासक था अजातशत्रु, इसको कुड़िक भी कहा जाता है। और ये पितृहंता शासक था क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है सिंहासन प्राप्त किया था। कुछ और इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में देखिए राजगृह में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने किया मगध की राजधानी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया। मतलब चार्ल्स जो पुर्तगाल के राजा थे उन्होंने किस द्वीप को या फिर किस शहर को कह सकते हैं, द्वीप नहीं, किस शहर को उपहार स्वरूप दहेज में दिया था। तो ऑप्शन ए दिया है मुंबई, ऑप्शन बी दिया है पुदुचेरी, ऑप्शन सी दिया है कोलकाता, ऑप्शन डी दिया है गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई को दिया था। देखिए 1662 में पुर्तगाल के राजा ने कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से किया था तथा मुंबई शहर दहेज में इन्हीं को प्रदान किया गया था। ठीक है, 1662 में हुआ था, रानी कैथरीन का विवाह हुआ था, उसमें दहेज के रूप में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। खाली स्थान किस बादशाह ने। ऑप्शन ए दिया है अकबर, ऑप्शन बी दिया है औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया है शाहजहां, ऑप्शन डी दिया है जहांगीर। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। देखिए अकबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। अकबर देखिए, अकबर ने 1500 अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था। तो 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर का जो है कर को कब समाप्त किया था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1563। और जजिया कर भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कब समाप्त किया गया था। तो 1564। ये तीनों एकदम सेम है, आप लोग याद कर लीजिए। दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए थे तो 1563, और जजिया कर 1564। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब देखिए, औरंगजेब के बारे में जान लीजिए। औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक हिंदू जो थे हिंदू जो मंत्री और जो भी उसके यहाँ कर्मचारी थे सब हिंदू अधिक थे। शाहजहां के बारे में देखिए पूछा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को पाए जाते हैं। तो शाहजहां। जहांगीर के बारे में, जहांगीर देखिए, जहांगीर ने पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मरवा डाला था। तो गुरु अर्जुन देव को इन्होंने फांसी दे दिया था जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये पूछ रहा है कि किसके किसके मध्य हुआ था। तो देखिए राणा संगा और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, कुतुब खान और राणा संगा, अकबर और राणा संगा। तो देखिए राणा सांगा और बाबर इनके मध्य जो है नहीं हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी जो कि अफगानी था, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। बाबर का ये प्रथम युद्ध था जो कि जिसमें इन्होंने
तोपखाने या फिर तुगलकमा पद्धति का प्रयोग किया था। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। इम्पोर्टेंट है। बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है चंदेरी का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अकबर और राणा सांगा, अकबर और राणा सांगा के बीच में देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो बाबर द्वारा लड़े गए जितने भी 4 युद्ध लड़े गए थे, चारों में बाबर विजय हुआ था। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा शासक कभी पराजित नहीं हुआ, तो बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो ये ऑप्शन आपका ये ऑप्शन गलत है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं की जाती, ये भी गलत है। सी है, भारत के राष्ट्रपति का राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए ऑप्शन डी भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? 1857 से क्रांति से संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 1857 की क्रांति से संबंधित किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए ऑप्शन ए दिया है फाजिल मोहम्मद खां, ऑप्शन बी शेख रमजान, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद खां, ऑप्शन डी हबीबुल्ला खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फजील मोहम्मद खां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित कब ये लागू हुआ था भारत की संसद द्वारा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर देखिए 1950, 1955, 1957, 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955, ऑप्शन बी इसका राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1961 में देखिए पुर्तगाली सबसे पहले 1961 में गोवा को छोड़ के गए थे। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाली गोवा को सब कब छोड़े थे, तो 1961 इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में, खाली स्थान है, संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कहने का अर्थ है कि दिसंबर 1916 में कहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो ऑप्शन ए दिया है लखनऊ, ऑप्शन बी दिया है कानपुर, ऑप्शन सी दिया है इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिया है मेरठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था, वो हुआ था लखनऊ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था? तो ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी दिया है कर्जन, ऑप्शन सी दिया है चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी दिया है इरविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और चेम्सफोर्ड के समय में रोलेट एक्ट भी पारित हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस वायसराय के समय में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश।
निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब अब महाद्वीप से संबंधित भी देखिए सिलेबस में महाद्वीप से संबंधित भी क्वेश्चन पेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो महाद्वीप से बनने वाले क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए कि ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शन ए दिया है मोरक्को, ऑप्शन बी दिया है नाइजीरिया, ऑप्शन सी दिया है बेनिन, ऑप्शन डी दिया है सोमालिया। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो है नाइजीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आबादी के हिसाब से नाइजीरिया है और क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो अल्जीरिया है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। देखिए उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो देश कौन सा है, ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है हैती, ऑप्शन डी है जमैका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। ये अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो कनाडा। ये आप लोगों को नोट्स कर लेना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, नहीं गिरती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए अक्सर बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं कि नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ते। पूरा क्वेश्चन हमेशा पढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को ऑप्शन से उत्तर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कौन सी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो देखिए कावेरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। मतलब ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। ऑप्शन ए है राप्ती, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है शारदा, ऑप्शन डी है सरयू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारदा। देखिए शारदा नदी का जो उत्पत्ति है वो उत्तराखंड में होता है तथा यह ब्रह्म घाट के निकट कर्नाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल मरुस्थल अलग करता है, कौन सी खाड़ी अलग करती है? ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है अकावा की खाड़ी, ऑप्शन सी है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन डी है पाक जल मरुस्थल या पाक जल डमरू ये भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है देखिए मन्नार की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाक की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के मध्य जो खाड़ी है वो पाक की खाड़ी है। और पाक से पाकिस्तान ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पाकिस्तान भी आप लोगों को ऑप्शन में कभी कभी मिल जाता है, पूछ लेता है कि पाक जल मरुस्थल किस दो देशों के मध्य है, तो ऑप्शन में आपको पाकिस्तान भी मिल जाएगा। तो आप लोग पाक जल मरुस्थल से पाकिस्तान मत लगा दीजिएगा, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी जो है देखा जाए तो भारत और देखिए पाक जल भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल मरुस्थल है। और मन्नार की खाड़ी जो है आपके ये भी मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के मध्य ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है?
तो ऑप्शन ए है G7, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है आसियान, ऑप्शन डी है यूरोपियन संघ। देखिए, तो भारत जो है G20 का सदस्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देख लीजिए G7, G7 में कुल G7 में कुल 7 कंट्रीज हैं और G20 में कुल देखें तो 20 कंट्रीज हैं। बट 2013 में दिल्ली में आसिया जो 2013 में G20 शिखर सम्मेलन अभी हुआ है 2023 में, उसमें एक और देश शामिल हो गया है, अफ्रीकन संघ। तो G20 में कुल देशों की संख्या 21 हो गई है। ठीक है, आसियान में कुल देशों की संख्या है 10, यूरोपियन संघ में कुल 27 देश हैं। ये इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा क्या है? ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति में विफल हो जाती हैं। ऑप्शन बी है साकार मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, ऑप्शन सी है राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि, ऑप्शन डी है विनिमय दर में गिरावट जिससे अन्य मुद्राओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति में विफल हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18वां, सब्सिडी का उद्देश्य है। सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना और संरचनात्मक विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ बढ़ाना। तो सब्सिडी का उद्देश्य होता है, सब्सिडी का ये सभी उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यथार्थ मूल्य कर का तात्पर्य है। देखिए सब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, पेट एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से मिल जाते हैं। पहला है बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, ऑप्शन बी है उत्पादित आउटपुट के स्तर पर ध्यान दिए बिना उत्पादकों पर कर लगाना, सी ऑप्शन है उत्पादन की इकाइयों पर लगान के रूप में लगाया जाने वाला कर, ऑप्शन डी है उत्पादों की आय पर कर लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? मतलब कौन इसमें जनसंख्या वृद्धि दर का कार्य करता है? जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है आपके पेट एग्जाम में। केवल प्रजनन और प्रवासन, केवल प्रजनन और मृत्यु दर, केवल मृत्यु दर और प्रवासन, प्रजनन मृत्यु दर और प्रवासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल प्रजनन और मृत्यु दर, जो कि जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है सही मिलान है। अनुच्छेद 19C संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19B किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19G शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो देखिए इसमें से 19C ऑप्शन ए भी सुमिलित नहीं है, 19B जो दिया है ये भी सुमिलित नहीं है, 19D ये भी नहीं सुमिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19A में अनुच्छेद 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है आप लोग बताइएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी राइट का मतलब ऑप्शन डी राइट है। बाकी ये सभी जो दिए हैं सब सही हैं, यही केवल गलत है। 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष चाहिए राज्यपाल की आयु। चलिए आगे देखते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को खाली स्पेस है कि सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, उपराष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु जो है उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित जो भाग है कौन सा है पूछा जा रहा है। भाग 4, भाग 2, भाग 8, भाग 7, भाग 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 देखा जाए तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व तो हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दांत की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए कि जो दांतों की छवि देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, किस लेंस या फिर किस दर्पण का, ऑप्शन में आ सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी दिया है बाइफोकल दर्पण, ऑप्शन डी दिया है सादा दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर होना चाहिए? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 20 लीटर, ऑप्शन सी है 75 लीटर, ऑप्शन डी है 10 लीटर। ये पूछ रहा है प्रति व्यक्ति जो है न्यूनतम कितनी मात्रा होना चाहिए जिससे उसका दैनिक काम हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये बताया गया है 50 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है फंगस, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है अपघटन करने वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटन करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा ये भी देख लीजिए, जीवाणु से बनने वाले कुछ आपसे रोग के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जीवाणु से देखिए 6 रोग होता है, जीवाणु से 6 रोग होता है। आंत्र ज्वर भी होता है, प्लेग भी होता है, निमोनिया भी होता है। ये सब अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फंगस से देखिए दाद हो जाता है, एथलीट फुट नामक जो है सब डिजीज हो जाते हैं। प्रोटोजोआ से देखिए मलेरिया हो जाता है, काला जार हो जाता है, निद्रा रोग भी प्रोटोजोआ से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ये विषाणु से संबंधित देखिए आ गया क्वेश्चन, विषाणु से कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए दिया है हैजा,
ऑप्शन बी दिया है आंत्रज्वर, ऑप्शन सी दिया है पेचिश, ऑप्शन डी दिया है क्षयरोग। देखिए अभी हमने बताया है आंत्रज्वर जो है जीवाणु से होता है, क्षयरोग भी जीवाणु से ही होता है, हैजा जो है वो भी जीवाणु से होता है, पेचिश जो है वो विषाणु से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है बीज में, ऑप्शन बी दिया है पुंकेसर, ऑप्शन सी दिया है जायांग में, ऑप्शन डी दिया फल में। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फल में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य और संगीत से भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे पेट सिलेबस में है। तो ऑप्शन ए दिया है तबला, ऑप्शन बी दिया है सितार, ऑप्शन सी दिया है बांसुरी, ऑप्शन डी दिया है शहनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सितार। नेक्स्ट देखते हैं लेबनान। देखिए लेबनान की राजधानी पूछ लिया जाता है, राजधानी और मुद्रा, इससे हमेशा पेट में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। लेबनान की देखते हैं क्या राजधानी है। ऑप्शन ए दिया है बेरूत, ऑप्शन बी दिया है त्रिपोली, ऑप्शन सी दिया है सीदोन, ऑप्शन डी दिया है टायर। तो लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और लेबनान की जो मुद्रा है, देखिए लेबनान की मुद्रा जो है वो पाउंड है। त्रिपोली दिया है, त्रिपोली देखिए लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, और लीबिया की मुद्रा जो है वो दिनार है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को एकदम रट लेना चाहिए ताकि एक नंबर आपके पक्के हो जाएं, मुद्रा हो या राजधानी हो। तो कजाकिस्तान की मुद्रा पूछा है, ऑप्शन ए है फ्रैंक, ऑप्शन बी है लोटी, ऑप्शन सी है तेंगे, ऑप्शन डी है शेकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे या टेनगे भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन बी है बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्शन सी है विद्युत प्रवाह प्रेरण, ऑप्शन डी है जेट इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेट इंजन। फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेट में हमेशा आता है। दिवस आप लोगों को हर जितने भी दिवस इंपॉर्टेंट दिवस हैं हर मंथ के, उसको आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है 10 सितंबर, ऑप्शन बी दिया है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी दिया है 10 नवंबर, ऑप्शन डी दिया है 10 दिसंबर। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड है यह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये नीदरलैंड में है, जो कि हेग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, या 15 जनवरी को, या फिर 17 जनवरी को, या फिर 17 दिसंबर को। देखिए विश्व हिंदी दिवस होता है, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस देखिए ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक, क्या ये भी सब जो है पुस्तक के लेखक, एक ना एक क्वेश्चन तो आता है पेट एग्जाम में लेखक से संबंधित। सत्यार्थ जोशी, नंद नीलेकणी,
रतन टाटा विशाल सिक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदन नीलेकड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। देखिए जॉर्डन की राजधानी पूछ लिया है, तो जॉर्डन की राजधानी कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है जर्क, ऑप्शन बी दिया है इरबिड, ऑप्शन सी दिया है साल्ट, ऑप्शन डी दिया है अम्मान। तो देखिए जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अम्मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जॉर्डन की जो मुद्रा है इसको भी आप लोग जान लीजिए, जॉर्डन की मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। ऑप्शन ए दिया है लियू, ऑप्शन बी दिया है तोगरोग, ऑप्शन सी दिया है क्यात, ऑप्शन डी दिया है मेटिकल। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है तोगरोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तूर दाल, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए भी कई बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है अरहर, ऑप्शन बी दिया है ज्वार, ऑप्शन सी दिया है मसूर, ऑप्शन डी दिया है रागी। तो तूर दाल को हम लोग अरहर की दाल भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। मतलब किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। तो देखिए स्पीडोमीटर से जो है वाहन की चाल मापा जाता है। लैक्टोमीटर से देखिए लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। थर्मामीटर से सभी लोग जानते हैं तापमान मापा जाता है। और एनीमोमीटर से जो है हवा के बल और वेग को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनीमोमीटर। किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। ऑप्शन ए दिया है वर्मा, ऑप्शन बी दिया है नेपाल, ऑप्शन सी दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन डी दिया है भूटान। तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए भूटान की जो है राजधानी वो है थिम्पू, यहाँ की मुद्रा जो है वो नगुल्ट्रम है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। गोदावरी नदी का उद्गम, देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछा है किस राज्य में है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है कोल्ड ड्रिंक, ऑप्शन सी है दलहन, ऑप्शन डी है इत्र। तो एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता जो है वो होता है, देखा जाए तो एक मार्क जो है एक मार्क के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि खाद्य पदार्थों के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है। देखिए जनसंख्या 2011 की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, पेट एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन ए दिया है 16.6%, ऑप्शन बी दिया 8.6%, ऑप्शन सी दिया 18.9%, ऑप्शन डी दिया है 22.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16.6%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए है 23वां अनुच्छेद, 23वां अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 26वां अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 24वां अनुच्छेद, ऑप्शन डी है 32वां अनुच्छेद। तो क्रय विक्रय के बारे में जो है अनुच्छेद 23 में बताया गया है। क्रय विक्रय, दुर्व्यापार और बालाश्रम पर निषेध, ये सब अनुच्छेद 13 में है। 24 में जो है बालकों के 14 वर्ष से कम आयु के लिए कारखानों में कार्य करने पर निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 जो है वो है आपके संवैधानिक उपचारों से संबंधित। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पेशकश की थी? ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है ICICI बैंक, ऑप्शन डी है येस बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? हरित क्रांति के दौरान देखिए, ऑप्शन ए है गेहूं और ज्वार, ऑप्शन बी है चावल और ज्वार, ऑप्शन सी है गेहूं और चावल, ऑप्शन डी है ज्वार और कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और चावल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य किनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए? चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके किस जो है ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए थे? ऑप्शन ए है कामसूत्र, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है मनुस्मृति। देखिए, कामसूत्र जो है वात्स्यायन का है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास का है, और अर्थशास्त्र जो है चाणक्य या फिर कौटिल्य। तो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के कारण ही प्रसिद्ध हुए। अर्थशास्त्र में देखिए इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, इसमें राजनीति से संबंधित इसमें विषय में लिखा गया है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन डी मनुस्मृति, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।